प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। इस चैप्टर में जो मुख्य बात होगी वो हमारा कौन से वन किन भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके कारण क्या हैं, एवं वहां निवास करने वाले प्राणी किस प्रकार निवास करते हैं और कौन कौन से प्राणी होंगे। यह आपका चैप्टर 5 है, जिसे आप आज पहले पार्ट में पढ़ें। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसे आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाला देशों में से एक है। तो विश्व में जो मुख्य जैव विविधता वाले देश हैं वो कितने हैं? 12 प्रकार के हैं। 12 हैं। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। तो पूरे विश्व में हमारे यहाँ लगभग कितनी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो सबसे पहले 47,000। ये एक बड़ी संख्या है। अब 47,000 प्रकार के पौधों की सिर्फ जातियां पाई जाती हैं। हमारे देश भारत का स्थान कौन सा है विश्व में जैव विविधता के रूप में? तो 10वां है। और एशिया में यदि सिर्फ एशियन कंट्रियों की बात करें तो कौन सा है? 4था है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जिनमें से मतलब 47,000 कुल हैं। ये कुल कितने हैं? 47,000 हैं। 47,000 में से कुल कितनी संख्या है पौधों की? 47,000 प्रजातियां हैं, जिसमें 15,000 सिर्फ फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। तो विश्व में जो कुल फूलों के पौधे हैं उनका 6% कितना है? 15,000 है। ठीक है, तो इस चीज को आप देखेंगे। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, ठीक है ना, जैसे कि फर्न, शैवाल जिसे एल्गी भी कहा जाता है, कवक जिसे फंजाई भी कहा जाता है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। तो देखिए जानवरों की कुल जातियां कितनी हैं? 90,000। और यहां पौधों की जातियां कितनी हैं? 47,000। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना है आपके अंदर। आप सीधी सी बात कहेंगे, ठीक है, कि 47,000 यहां पौधों की जातियां हैं कुल लगभग में, और 90,000 क्या है? जानवरों की प्रजातियां हैं। इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट पे फुल फोकस के साथ आपको क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति के बारे में यदि आपसे पूछा गया
कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है या किसे कहते हैं। तो जो वनस्पतियां मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। जैसे हम जंगलों की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ज्यादातर पेड़ पौधे स्वतः उत्पन्न होते हैं और इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी। मान लीजिए यदि बहुत सघन कोई जंगल है तो वहां क्या है, मानवीय हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है या नगण्य होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अच्छत वनस्पति कहते हैं। अतः अब यदि देखिए आपसे पूछा गया प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं तो भी मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछा गया अच्छत वनस्पति किसे कहते हैं तो भी आप क्या कहेंगे, यही बात कहेंगे कि जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अगर आप इन दोनों में थोड़ा सा बारीक अंतर करना चाहें, अगर आप दोनों चीज लिख रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, अच्छत वनस्पति किसे कहते हैं, तो आप यहां तक नोट करेंगे। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति में आप कहेंगे कि अपने आप पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। लेकिन जब उन प्राकृतिक वनस्पतियों में कोई भी मानव हस्तक्षेप न हो तो उसे क्या कहेंगे, अच्छत वनस्पति कहेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कहीं एक प्रश्न सिर्फ दे दिया गया कि अच्छत वनस्पति क्या होती है, तो आप ये पूरा पूरा लिखेंगे कि वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अच्छत वनस्पति कहते हैं। यदि सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति पूछा गया तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे उसमें कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होने वाली वनस्पति ही प्राकृतिक वनस्पति कही जाती है। क्लियर हुआ। आगे आइए। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्यों? क्योंकि फल और बाग जो होते हैं या कृषिगत फसलें जो होती हैं वो मानव के द्वारा उगाई जाती हैं, इसीलिए इसे हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते। देखिए यहां दिया गया है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। तो यहां देशज और विदेशज की बात की गई है कि देशज पौधे कौन हैं, जिनकी उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ हुई है, और विदेशज कौन से हैं, वे पौधे हैं जो किसी व्यापारी या किसी यात्री के द्वारा किसी अन्य देश से लाए गए और यहां उनका रोपण कर दिया गया और यहां पर उनका भरण पोषण हुआ या फिर वह फले फूले, वह क्या है, विदेशज पौधे हैं। ये आपको लाइन क्लियर होनी चाहिए। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। देखिए अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, तो उनमें विविधता क्यों है? क्योंकि वनस्पतियों में विविधता है। वनस्पतियों में विविधता क्यों है? उसके जो कारण आपको दिए गए हैं उसकी चर्चा हम करेंगे।
धरातल, पहला क्या है धरातल, धरातल में क्या है भूभाग, ठीक है। पहला जो धरातल का पार्ट है वह भूभाग है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिन पर वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। इसमें भूभाग में जो इंपॉर्टेंट है वह है मृदा, यानी वहां की मिट्टी किस प्रकार की है। जैसे इसमें बात की गई है कि भाई जहां उपजाऊ मृदा है वहां पर तो खेती होगी, लेकिन जहां पर पथरीली है, जहां पर क्या है पत्थरों की छोटे छोटे कंकड़ मृदा के साथ मिले हुए हैं, वहां पर क्या होगा कृषि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कृषि बहुत दुष्कर हो जाएगी, इसीलिए वहां पर जंगल और घास के बड़े बड़े मैदान आपको दिखाई देंगे, जहां पर वन्य प्राणी क्या करते हैं उनका भक्षण करते हैं और उसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मृदा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। आइए जलवायु, दूसरा पहला क्या हो गया धरातल, पहला कंपोनेंट, पहला कारण क्या हुआ धरातल, विविधता का पहला कारण धरातल। दूसरा जलवायु, जलवायु में क्या है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। भाई जहां तापमान अधिक होगा यानी सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा उष्मा का जहां पर क्या करेंगी अवशोषण करेंगी, या जहां पर ज्यादा उष्मा होगी सूर्य की, वहां की नमी क्या होगी कम हो जाएगी। तो वहां की मिट्टी क्या होगी सूखी होगी, भुरभुरी होगी, वहां अलग प्रकार की वनस्पति होगी। जहां क्या होगा सूर्य का तापमान थोड़ा कम होगा और नमी ज्यादा होगी, ठीक है ना, यानी जहां वर्षा की भी मात्रा होगी, अच्छी खासी ठीक ठाक वर्षा की मात्रा होगी, वहां पर क्या होगा अलग प्रकार की वनस्पति होगी, ठीक है। तो ये तापमान भी इसके विविधता का क्या है कारण है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। तो पहला क्या है जहां सर्वाधिक तापमान होगा वहां उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाएंगी, जहां उससे कम होगा वहां उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाएंगी, जहां ठंड ज्यादा होगी, शीतलन होगी, गलन होगी, वहां शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे, और जहां बर्फ जम रही हो या फिर जहां क्या हो हिम क्षेत्र हो वहां पर अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाएंगी, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं, एक सारणी यहां पे दी गई है तापमान की विशेषताओं के आधार पे, देखिए इसे आप देख सकते हैं।
यहां दिया भी गया है। उष्ण में क्या होगा? जहां तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? अधिक हो। और कम से कम जनवरी में भी तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? अधिक हो, जहां कोई पाला न लगता हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होंगे? उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाएंगी। दूसरा क्या है? जहां 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता हो, और जनवरी में भी क्या हो? जनवरी में भाई आप देखते हैं कि तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा गिरने लगता है। लेकिन जिस भूभाग का तापमान जनवरी में भी 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस रहता हो, पाला कभी कभी पड़ता हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाएंगी। जहां का तापमान 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, और जनवरी में भी -1 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो और -10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना होता हो, कभी पाला कभी बर्फ जहां पड़ती हो, वहां क्या होगा? शीतोष्ण वनस्पतियां पाई जाएंगी। अल्पाइन की बात करते हैं तो अल्पाइन में हम क्या कहेंगे? जहां 7 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान कभी ना होता हो, ठीक है, और जनवरी में क्या हो? -1 डिग्री से भी कम तापमान हो जाता हो, यानी -2 हो, -3 हो, -10 हो, -20 हो, जहां बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, वहां क्या होता है? अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश तापमान का बहुत बड़ा कारण है भाई। सूर्य के प्रकाश से ही तापमान घटता भी है और बढ़ता भी है। सूर्य का प्रकाश, चूंकि सूर्य आपको पता है कि स्थिर है, लेकिन पृथ्वी का क्या है? घूर्णन और चक्रण होने के कारण इसके समय समय पर अक्षांश और देशांतर में परिवर्तन होने के कारण भूभागों में तापमान घटते एवं बढ़ते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको अक्षांश एवं देशांतर जब पढ़ाया गया था, उसी समय बताया गया था कि सूर्य अलग अलग समय में अलग अलग अक्षांशों और देशांतों पर क्या होता है? सीधा होता है। समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। तो यदि किसी वृक्ष को आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में क्या है? वृक्षों में वृद्धि सर्वाधिक होती है या ज्यादा होती है। देखिए, सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे वर्षण यानी वर्षा इसे हम कह सकते हैं। इसको भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो जहां की भूमि में क्या होगी? नमी ज्यादा होगी। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां के पेड़ पौधे क्या होंगे? ज्यादा सघन होंगे। क्यों? क्योंकि छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ पौधे क्या होंगे? निकल आएंगे। जैसे अपने यहां हम वर्षा ऋतु में देखते हैं कि आसपास में क्या है? बहुत साफ सुथरे स्थानों पर भी बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियां क्या होती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से वनों में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो दो कारण यहां पे हो गए। पहला हो गया सूर्य का प्रकाश और दूसरा क्या हो गया? वर्षण हो गया। ठीक है, जो तापमान को प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है?
वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि ये बड़ी साधारण सी ही बात है कि जब आपको क्या होता है, गर्मी के दिनों में ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है तो आप क्या करते हैं, बाग बगीचे की तरफ चले जाते हैं, अपने बगीचे में जाते हैं, आप वहां लेटते भी हैं या कुछ क्रीड़ा कार्य करते हैं या फिर आप वहां पे कोई ना कोई मनोरंजन बैठ के, क्यों वहां पूरे दिन बैठे रहते हैं? इसलिए क्योंकि वहां पे आपको वहां का जो मौसम है, वहां का तापमान है, वो क्या है, सामान्य महसूस होता है, सहन योग्य महसूस होता है। और दूसरा क्या होता है, आपको शीतल और ठंडी हवाएं भी प्राप्त होती हैं। यह सभी इसके कारण क्या है, इसके कारण वृक्ष होते हैं जो आपके बगीचे में लगे हुए हैं। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि वातावरण की गुणवत्ता क्या होती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है और मृदा अपरदन भी कम होता है। आपने देखा है कि भाई जिस समय बारिश होती है, अगर वृक्ष किसी स्थान पे नहीं है तो वहां भूमि का कटाव क्या होता है, अधिक होता है। और वृक्ष वाले क्षेत्रों में आपने देखा है, चूंकि वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वह भूमि की मृदा को बहुत ही कठोरता के साथ, यानी बहुत जटिल स्वरूप में क्या करती हैं, पकड़ के रखती हैं, जिनके कारण उनका कटाव नहीं हो पाता और मृदा क्या है, अपनी उर्वरता को प्राप्त किए रहती है और अपने स्थान पर स्थायी रूप में बनी रहती है। ठीक है, आगे आइए हम देखते हैं, ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भाई सिर्फ मनुष्य को ही छांव की जरूरत थोड़ी होती है, जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, जो जीवधारी हैं, उन्हें भी तो ठंडे और शीतल की आवश्यकता होती है, शीतता की। तो इसीलिए इनका आश्रय भी वही पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं। तो देखिए, जब लोगों का बसाव ज्यादा होता है, कहीं पर नए शहरों का विकास होता है, तो आपने देखा होगा कि शहर के आसपास के क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे हैं उनकी क्या कर दी जाती है, लोग कटाई कर देते हैं, उन्हें हटा देते हैं। ठीक है, तो इन सब के कारण क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। जब मानवीय हस्तक्षेप क्रिया होने लगती है, मानवीय हस्तक्षेप की प्रक्रिया, तो इसके कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे जंगलों को आप देखेंगे, जंगलों में जाएंगे तो उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे किसान जो रहते हैं वो उन जंगलों को थोड़ा थोड़ा काट के और वहीं पर कृषि उत्पादन कार्य करने लगते हैं। इससे भी जंगलों में क्या है, उनके आकार और स्वरूप में परिवर्तन आता है। आइए, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है। भाई पशु चारण भी कर रहे हैं, तो पशु चारण के लिए भी क्या कर रहे हैं, उन वनों को काट रहे हैं, काट काट के भाई जानवर उसका जो है कि ग्रहण कर रहे हैं भोजन के रूप में। तो इसके वजह से भी वन क्या हो रहा है, बहुत सारा कम हो रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल
2003 में देख लीजिए कुल क्षेत्रफल कितना था, 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे भाग ऐसे हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहां पे क्या है, वन जो है वो प्राकृतिक नहीं है, वहां पे लगाए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए भी गए हैं। ठीक है, तो वो वन जो है वन के रूप में लगाए गए हैं, चूंकि लोग अपने हाथ से लगाए हैं उन वनों को, लेकिन उसमें क्या करते हैं, लंबे समय के लिए उन पेड़ पौधों को छोड़ देते हैं, तो वह क्या है, वन का रूप धारण कर लेते हैं वे पेड़ पौधे। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है, तो प्राकृतिक वनस्पति का ज्यादातर क्षेत्र कहां है, हिमालयी क्षेत्र है, मध्य भारत है। ठीक है, और कुछ भाग मरुस्थलों में भी है जहां पे क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं या देखी जाती हैं। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की ही हो गई है। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस वाले को स्टडी करना चाहते हैं, इस डायग्राम को, तो इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, इनमें प्रतिशत कितना है, क्या किसका प्रतिशत, वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, कितना है। तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कितना है, लगभग 18 डिग्री है। अरुणाचल प्रदेश में 80% है। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखते ही हैं कि यदि आप मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे और उसकी भौगोलिक स्थितियों को देखेंगे तो वहां क्या है, वन क्षेत्र आपको ज्यादा मिलेंगे, सर्वाधिक मिलेंगे। असम में क्या है, ये असम में 35% है, बिहार में आपको 8% है। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग प्रतिशत दिखाई देता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं वनों के। तो इसमें पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, और चौथा क्या है, पर्वतीय वन, और पांचवा क्या है, मैंग्रोव वन। ठीक है, ये देखिए मानचित्र में दिया गया है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस मानचित्र को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे